पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको करा रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट 1 कवर कराया, जिसमें हमने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के एसेंशियल फीचर्स कवर कराए। आज हम उस चैप्टर को आगे लेकर के जाएंगे और इसे वाइंड अप कर देंगे। इसमें हम आपको आज प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स बताएंगे, जिसका साथ साथ एक कंपैरिजन भी होता चला जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ, जो हमने उस दिन भी किया था। फिर हम आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स बताएंगे, देन डीमेरिट्स बताएंगे, और फिर हम बताएंगे कि क्यों थी इसकी ज़रूरत, हमें क्यों लाना पड़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम। और फिर एट द एंड हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम का फ़र्क ब्रिटिश मॉडल के पार्लियामेंट्री सिस्टम से। तो आज हम 4 विषयों पे बात करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा फ़र्क, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो मेन एस्पेक्ट है वो ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर आप देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ द स्टेट भी है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है। हेड ऑफ़ द स्टेट एंड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, आई बात समझ में। लेकिन हमारी कंट्री में आपने पढ़ा था, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसके मुताबिक हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आई बात समझ में। लेकिन अमेरिका में हेड ऑफ़ द स्टेट भी प्रेसिडेंट ही हैं, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट हैं। तो वो डुअल रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ पर सिंगल पर्सन। हेड ऑफ़ द स्टेट के तौर पर उनके पास एक सेरेमोनियल पोजीशन है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के तौर पर उनके पास एक लीडरशिप की पोजीशन है। तो एक पॉइंट पर वो सेरेमोनियल हेड हैं कंट्री के, और एक पॉइंट पर वो लीडर हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी कंट्री में तो ऐसा नहीं है ना। तो इस वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट की पोजीशन बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के कंपैरेटिवली। उसका कारण यह है, हमारे यहाँ पर सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। मैंने उस दिन भी आपको समझाया, लेकिन होता है पॉपुलर सॉवरेनिटी के कंसेप्ट के तहत, यानी कि देश की आवाम जो चाहती है और देश की आवाम का वो संदेश राष्ट्रपति तक पहुँच रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के फॉर्म में, दैट इज़ आर्टिकल 74। मैंने आपको बताया इन सेंटर एंड आर्टिकल 163 इन स्टेट, हमने ये पढ़ा था। तो कुल मिलाकर के अमेरिका का सिस्टम इससे डिफरेंट है, क्योंकि अमेरिका की जनता ने सीधे चुना है वहाँ के राष्ट्रपति को। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री सीधे नहीं चुने जाते, हमारे यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं। और मेंबर पार्लियामेंट चुने जाने के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके जो सांसद दल के नेता के तौर पर चुने गए हैं, जो ग्रुप ऑफ मेंबर पार्लियामेंट्स हैं मेजॉरिटी पार्टी के एमपीज़, वो जिसको लीडर चुनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनता है आगे। तो जनता ने सीधा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं चुना। इसकी वजह से ही होता यह है कि देश में हमने जो एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली टूवर्ड्स द लोकसभा, क्योंकि जनता ने वोट लोकसभा के मेंबर्स को डाली थी। लेकिन वहाँ पर क्योंकि आप राष्ट्रपति को सीधे ही वोट डाल रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेजेस बनते हैं। इलेक्टोरल कॉलेजेस में जो मेंबर आकर के बैठेंगे उनको लोग वोट डालते हैं, वो लोग आकर के इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करते हैं। और वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है फर्दर जिस कैंडिडेट के पीछे ज़्यादा मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज खड़े होते हैं, जिसके नाम पर ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज चुने जाते हैं, वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वहाँ पर। तो सीधे जनता का सरोकार राष्ट्रपति के साथ है, इसलिए राष्ट्रपति हेड ऑफ़ द स्टेट भी है। आई बात समझ में। वो सीधे जवाबदेह हैं जनता के प्रति इस तरह से, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ हैं वो उनके नेम पर हो रही हैं, ये पहली बात। और वो उनके नेम पर हो रही हैं, उन्हें किसी की एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के हेड भी वो हैं और गवर्नमेंट को सीधे जनता ने चुना है। समझ आई बात। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ समझी यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट राष्ट्रपति हैं। उस राष्ट्रपति को बीइंग हेड ऑफ़ द स्टेट भी सीधे जनता ही चुन रही है, और वही पर्सन हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है, और वो गवर्नमेंट जनता के द्वारा ही बनाई गई है इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। सो इसलिए प्रेसिडेंट को किसी भी अदर बॉडी की नीड नहीं है एड एंड एडवाइस के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट सीधे चुने गए हैं जनता के द्वारा एज अ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, और वही सेरेमोनियल हेड भी हैं, दैट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। आई बात समझ में। तो यही इससे नेक्स्ट कंक्लूजन निकल करके आती है कि अमेरिका में
किसी भी तरह की कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसी बॉडीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वहाँ पर कैबिनेट होती हैं बहुत ही स्मॉल साइज़ की, और वो कैबिनेट को आप किचन कैबिनेट के तौर पर भी जानते हैं। तो अमेरिका में किचन कैबिनेट जैसा कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, इसी तरह से अमेरिका में किचन कैबिनेट कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। ये किचन कैबिनेट का मतलब है कि एक तरह की छोटी कैबिनेट होती है, स्मॉल कैबिनेट। लेकिन इस कैबिनेट में जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स मिनिस्टर्स नहीं कहलाते हैं, वो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज़ कहलाते हैं। और यही डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज़ वहाँ के प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं। लेकिन इनकी एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाउंड नहीं होती है, क्योंकि इन डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज़ को प्रेसिडेंट ने ही खुद सेलेक्ट किया होता है, प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट जब चाहें इन्हें निकाल सकते हैं। प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट जब चाहें इन्हें निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? इन डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज़ को तो वहाँ पर एक कैबिनेट जैसी बॉडी तो है। उस कैबिनेट जैसी बॉडी का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो प्रेसिडेंट को हेल्प करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को रन करने में। इस हेल्पिंग हैंड के तौर पर उनके पास इतनी ही पावर है कि वो प्रेसिडेंट के साथ सलाह मशवरा कर लें या प्रेसिडेंट के निर्देशों की पालना करें और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करें। तो वह डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज़ हैं। द वर्ड सेक्रेटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्रेटरी वर्ड यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो दे आर समवेयर सर्विंग टू द प्रेसिडेंट। They are somewhere serving to the president. Why the minister word in India is important? Because there is a concept of primus inter pares. The prime minister is the first among the equals. All the ministers are somewhere equal in the cabinet, in the council of ministers somewhere. The cabinet ministers are equal. Prime minister in the meeting of the cabinet is somewhere related to the primus inter pares concept. That is the first among the equals. So that's why the name is prime minister. He is in itself minister, but he is prime minister. So minister, when the minister word is there, इसका मतलब you are not secretary to the prime minister. You are in itself minister, मंत्री। और आप किसको जवाब दे हैं? जनता को। किसके वाया द पार्लियामेंट, दैट इज वाया लोकसभा। लेकिन वहाँ पे वर्ड इज द सेक्रेटरी। So you are directly responsible to the president. You are not responsible to the parliament. That is the Congress of America. अमेरिका में क्या है? द कांग्रेस। सो वहाँ अब इससे अगला कंसेप्ट चुन करके आया, निकल करके आया कि वहाँ के जो सेक्रेटरीज़ हैं और जो खुद प्रेसिडेंट हैं वो कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, वो कांग्रेस के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं वो प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट उन्हें डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं, प्रेसिडेंट जब चाहें उन्हें निकाल सकते हैं, और वो सभी के सभी फिर प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, जनता के प्रति नहीं। इसी तरह से प्रेसिडेंट भी सीधे सीधे जनता से ही जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें सीधे चुना है। तो प्रेसिडेंट भी वहाँ की कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि वहाँ की कांग्रेस में ये क्षमता नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटा दे। प्रेसिडेंट परमानेंट टेन्योर के लिए सेलेक्ट होते हैं फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के लिए, 4 सालों के लिए वो सेलेक्ट हुए, परमानेंट टेन्योर है ये। उन्हें वहाँ की कांग्रेस रिमूव नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट द एक्ट ऑफ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर इम्पीचमेंट हो सकता है उनके खिलाफ। लेकिन ये भी इतना ईजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपको पता होगा इम्पीचमेंट मोशन मूव हुआ था, लेकिन ये भी इतना ईजी होता नहीं है। आई बात समझ में? और वो भी बहुत ही ग्रेव, अगर किसी तरह का उन्होंने मिसकंडक्ट या इस तरह की कोई चीज़ हुई है तब जा कर के ये प्रोसेस एक्टिवेट हो पाता है। आई बात समझ में? इसको साइलेंट ही कर दें। हमारे देश से ये कितने अलग चल रहे हैं कंसेप्ट। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को, अभी आप समझेंगे मेरिट डिमेरिट में, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरह से, मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को पूरी तरह से मिनिस्ट्री से रिमूव करने की सारी ताकत पार्लियामेंट में है। क्योंकि पार्लियामेंट में यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर अपनी अपनी रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री से तो गए, ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन वहाँ की कांग्रेस में इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा कंसेप्ट नहीं हो पाएगा जिसके तहत आप वहाँ के सेक्रेटरीज़ और प्रेसिडेंट को ख़त्म कर पाएँ।
वहाँ का प्रेसिडेंट तभी निकाला जा सकता है अगर इम्पीचमेंट हो जाए उसके खिलाफ। इस बात को समझिए। अदरवाइज़ वो मैटर नहीं करता है कि कांग्रेस में कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अलग से हुए हैं। लेजिस्लेटर्स जो हैं, जो कांग्रेस में बैठे हैं, वो अलग हैं। लेजिस्लेटर्स के इलेक्शंस अलग से हुए हैं। तो लेजिस्लेटर्स अपने लेवल पे चुने गए, जो वहाँ की लेजिस्लेचर में बैठे हैं, दैट इज़ द कांग्रेस। प्रेसिडेंट इंडिविजुअली अपने लेवल पे चुने गए हैं, जो कि अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में हैं, दैट इज़ द वाइट हाउस। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? इलेक्टोरल कॉलेज वर्ड क्लियर, 4 साल के लिए परमानेंटली सेलेक्ट होते हैं, ये क्लियर। इम्पीचमेंट से निकाला जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं। मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, वहाँ सेक्रेटरीज होते हैं। सेक्रेटरी हैं तो डोमिनेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट की है, क्योंकि प्रेसिडेंट उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं, उन्हें डिपार्टमेंट्स एलोकेट कर रहे हैं और उन्हें जब चाहे बदल रहे हैं, निकाल रहे हैं। इस तरह से प्रेसिडेंट की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई, एक तरह की बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन हो गई। ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग अथॉरिटी, इट इज़ समवेयर अथॉरिटेटिव पोजीशन। ओके। अब जब हमने देखा है कि प्रेसिडेंट को डायरेक्ट जनता चुनेगी, प्रेसिडेंट आश्रित नहीं है, यानी कि निर्भर नहीं है कांग्रेस पे कि प्रेसिडेंट कितनी देर ऑफिस में कंटिन्यूस रहेंगे। मिनिस्टर्स नहीं है वहाँ पे, सेक्रेटरीज हर उन्हें प्रेसिडेंट चुन रहे हैं और वो सेक्रेटरीज प्रेसिडेंट के द्वारा ही निकाले जाएंगे। वो प्रेसिडेंट को ही आंसरेबल हैं, वो प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रेसिडेंट खुद जनता के प्रति सीधे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसे में नीड ही नहीं है कि प्रेसिडेंट वहाँ की कांग्रेस के किसी हाउस से बिलोंग करते हों, यानी कि द लोअर हाउस और द अपर हाउस। नीड ही नहीं है कि इनमें से किसी भी हाउस से प्रेसिडेंट बिलोंग करते हों। इसी तरह से सेक्रेटरीज़ की भी नीड नहीं है कि वो किसी भी हाउस से बिलोंग करते हों। तो डबल मेंबरशिप का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं हुआ। लेकिन इंडिया में ये ज़रूरी हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक हाउस से बिलोंग करें। अगर वो नहीं भी बिलोंग कर रहे हैं तो 6 महीने तक के लिए वो प्रधानमंत्री रह भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी हाउस का मेंबर होना ही होगा। आई बात समझ में? इसी तरह से जो मंत्री हैं हमारे देश में, वो मंत्री रह सकते हैं 6 महीने तक, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी भी एक हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर डबल मेंबरशिप इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हैं तो आपको पार्लियामेंट का भी मेंबर होना ज़रूरी है। अगर आप पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेंगे तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर भी नहीं रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ के सेक्रेटरीज़ को वहाँ के कांग्रेस का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ के प्रेसिडेंट को वहाँ के कांग्रेस का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बॉडी के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि वो सीधे ही चुने गए हैं ना। चुनने के लिए हमने तो, देश की जनता ने सेक्रेटरीज़ को तो चुना ही नहीं। हमारे यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं और ये मैंडेटरी है कि उन्हें में से ही कोई मिनिस्टर होगा। तो एक तरह से हमारे यहाँ पर मिनिस्टर चुने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सेक्रेटरी से चुने ही नहीं गए। वो तो किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट ने अपने सजेशंस पर्पसेस के लिए, अपने वर्क अच्छा बनाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट्स को बेटर रन करने के लिए चुन लिया। वहाँ पर चुना गया है केवल और केवल प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट ने आगे सारा सिस्टम फर्दर और चुना है। तो इस वजह से ये लोग किसी भी हाउस के मेंबर हों इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये जनता के द्वारा तो आ ही नहीं रहे हैं उस तरह से। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो डबल मेंबरशिप का कंसेप्ट वहाँ पर नहीं होता है। आई बात समझ में? किस कंसेप्ट पे फिर बेस्ड है? सारा प्रोसीजर देख के हमें क्या फील हो रहा है? सारा प्रोसीजर देख के हमें ये फील हो रहा है कि अमेरिका में स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर यूज़ होता है। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेपरेशन ऑफ पावर। दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे पर रिलाई नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं हैं, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कोर कंसेप्ट है, बैकबोन कह लीजिए या बेडरॉक सिस्टम है। इसमें दोनों एक दूसरे पर निर्भर करने ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ द कांग्रेस, दैट इज़ द लेजिस्लेचर, और यू कैन कॉल दैट इज़ द प्रेसिडेंट, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव। ओके, इनमें आपस में संबंध नहीं। तो अब हमने इनके किन से क्या क्या संबंध समझे, इन चीज़ों को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एक आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। प्रेसिडेंट का रिलेशन विद द पीपल हमने समझा, भारत के मामले में ये बदल गया। लेकिन प्रेसिडेंट का रिलेशन विद द पीपल इन अमेरिका ये बिल्कुल बदल गया। अमेरिका में प्रेसिडेंट का लोगों से रिलेशन है सीधे, वहाँ पर लोग वोट डालते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है और वही इलेक्टोरल कॉलेज आगे प्रेसिडेंट को चुनता है। यानी कि जिस प्रेसिडेंट के नाम पर जितने ज़्यादा मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज में जुड़ गए वो प्रेसिडेंट बन जाता है, जो वो पर्सन प्रेसिडेंट बन जाता है सीधे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता।
हम राज्य की विधानसभाओं के मेंबर्स को चुनते हैं, यानी कि MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हम देश की संसद के मेंबर्स को चुनते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ द पार्लियामेंट्री मेंबर्स। इस तरह से बाद में यही लोग मिलकर के इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और ये इलेक्टोरल कॉलेज बाद में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करके राष्ट्रपति को चुनता है। फिर राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, यानी कि सीधे सीधे हम लोग राष्ट्रपति के नाम पर कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालते हैं, हम लोग MLAs और MPs को चुनते हैं। वो लोग मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बना के फिर आगे हमारे देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन वहाँ पर अमेरिका में सीधे सीधे वहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर इलेक्टोरल कॉलेज में आने वाले कैंडिडेट्स को वोट मिल रहे हैं, कैंडिडेट्स भेजे जा रहे हैं। ये एक अंतर है, आई बात समझ में? तो हमारा राष्ट्रपति और उनके राष्ट्रपति की पोजीशन में ये अंतर हुआ। तो हमारे राष्ट्रपति सिंपली सेरेमनियल हेड हैं कंट्री के, दैट इज़ द डी ज्योर हेड ऑफ द स्टेट, डी ज्योर एग्जीक्यूटिव भी आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर डी फैक्टो हेड होते हैं द प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पर डी ज्योर एंड डी फैक्टो दोनों ही प्रेसिडेंट हैं। वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, सेरेमनियल पोजीशन है उनकी, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। ये उनका जनता के साथ संबंध स्थापित हुआ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनका संबंध कैसा है? भारत में प्रधानमंत्री का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ संबंध ये है कि प्राइम मिनिस्टर प्राइमस इंटर पेरेस के कंसेप्ट से आते हुए अपने आप में एक मिनिस्टर ही है जैसे बाकी मिनिस्टर्स हैं। कैबिनेट की मीटिंग होती है, कोशिश ये की जाती है कि कंसेंसस से काम किया जाए, लेकिन कैबिनेट मीटिंग नेचुरली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ही होती है। तो आपके यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लीडर है, यहाँ पर एक लीडर है, डोमिनेंट अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अमेरिकन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज़ नॉट द लीडर ओनली, ही इज़ द डोमिनेंट अथॉरिटी ऑल्सो। वो इस तरह से बाउंड नहीं है कैबिनेट के साथ मीटिंग करने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने के लिए। वो अपने सेक्रेटरीज खुद से चुनते हैं। वो सेक्रेटरीज किसी भी तरह से कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट से, और वो उन सेक्रेटरीज को कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहे काम कर सकते हैं। वो सेक्रेटरी हैं टू द प्रेसिडेंट। दे कैन नॉट वर्क लाइक इंडिपेंडेंट बॉडीज़, दे आर सेक्रेटरीज टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीज हैं। आई बात समझ में? तो इसी से संबंध बदल गया फिर कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस, जैसे इंडिया में कैबिनेट और यू कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बट वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में? यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करिए, आप निकाल सकते हैं प्रधानमंत्री को उसकी कैबिनेट के साथ साथ। लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पर इम्पीचमेंट हो सकती है, इम्पीचमेंट भारत में भी हो सकती है राष्ट्रपति के खिलाफ, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ इम्पीचमेंट जैसा कोई प्रक्रिया नहीं दी गई। यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन है। जब तक आपके पास संसद का कॉन्फिडेंस है आप चलेंगे, आपकी पार्टी जब तक मेजॉरिटी में है आप चलेंगे। तो इससे तो सीधा सीधा इंटरडिपेंडेंस का रिलेशन स्थापित हो गया। आप तब तक काउंसिल में हैं, आप तब तक एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि सरकार हैं, जब तक आपके पास मेजॉरिटी है संसद में। लेकिन वहाँ पर अगर राष्ट्रपति माइनॉरिटी में भी चल रहा है, उसकी पार्टी माइनॉरिटी में भी चल रही है वहाँ की संसद में, तो भी वो फिक्स्ड टेन्योर के लिए 4 साल के लिए चुना गया, वो राष्ट्रपति रहेगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली गेम के बेसिस पर उसे निकाला नहीं जा सकता। वह निकलेगा यदि तो अपने ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट के तौर पर वो इम्पीचमेंट से होगा, वो इम्पीचमेंट से होगा। ये तब भी हो सकता है, ये तब भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपकी पार्टी मेजॉरिटी में भी है। अगर आपकी पार्टी कांग्रेस में मेजॉरिटी में भी है, इम्पीचमेंट आपकी तब भी हो सकती है। आई बात समझ में? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पार्टी सिस्टम से इसका लेना देना नहीं है, ये इंडिविजुअल गेम है। आ गई बात समझ में? इससे साफ साफ स्थापित हुआ कि एक सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को जिंदा रखने के प्रयास यहाँ पर पूरी तरह से किए गए हैं। हाई लेवल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में शक्तियाँ विभाजित हैं, पूरी तरह से पावर सेपरेटेड है। इनमें किसी तरह की कॉपरेशन का आस्पेक्ट, इनमें किसी तरह की हारमोनी अचीव करने का आस्पेक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नहीं नज़र आता है। वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में आप यू आर इंडिपेंडेंट, यू हैव टू वर्क लाइक दैट। आई बात समझ में? ये एक सिस्टम वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। किसी तरह का कोई डाउट इसमें, कोई कंसेप्ट आपको ना समझ आया हो, सारा क्लियर हो गया? भारत के प्रधानमंत्री से अंतर क्लियर हो गया, भारत के राष्ट्रपति से भी अंतर क्लियर हो गया। हमारे प्रेसिडेंट बाउंड हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ के प्रेसिडेंट के पास सेक्रेटरीज बाउंड हैं कि वो प्रेसिडेंट के कथन पे ही काम करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी डोमिनेंट अथॉरिटी का रोल प्ले करते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में। अक्सर आप देखें तो अमेरिकन पॉलिटिकल रिजिम्स, अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री डिफरेंट प्रेसिडेंट के रिजिम्स से प्रभावित है। द प्रेसिडेंशियल रिजिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो whenever you will call the political history of the America, you will talk like बुश का पीरियड है ना, क्लिंटन का पीरियड, ओबामा का पीरियड, ट्रम्प का पीरियड, इब्राहिम लिंकन का पीरियड। इस तरह से आप प्रेसिडेंट के पीरियड से उस चीज़ को डिमार्केट कर रहे हैं। बहुत रेयर है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो बहुत रेयर ही होता है कि पर्सनैलिटी कल्ट अचीव होता है। अदरवाइज़ आप बात करते हैं कांग्रेस का दौर था, कभी बीजेपी का दौर था, कभी समाजवादी पार्टी का दौर था, कभी कम्युनिस्टों का, लेफ्टिस्टों का दौर था, इस तरह की बातें करते हो, लेकिन वहाँ पर रिजिम याद करते हो किसका, पर्सनैलिटी वाइज। तो इतना स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कल्ट वहाँ पर डेवलप होता है, पर्सनैलिटी कल्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट एक सिंगल बॉडी के तौर पर बहुत ही डोमिनेंट अथॉरिटी के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? इंडिया में ऐसा नहीं हो पाता। इंडिया में कुछ कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ने पावर को अपने हाथों में कंसंट्रेट करने की कोशिश की, इसकी वजह से उनके रिजिम आप उनके बाय नेम याद करते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं है। उनके अच्छे कामों को ज़रूर याद कर लेते हैं। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ सकते हैं। आपको फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्लियर हो गया। बाकी अपन इसको पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ठीक है, इतना ही ज़रूरी था। बाकी फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी करा देंगे आपको अमेरिका के। अभी के लिए इतना करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम मेरिट्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला मेरिट है, किसके मेरिट्स पढ़ने जा रहे हैं अब हम? पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के, पार्लियामेंट्री सिस्टम के। पहला मेरिट यहाँ पर कहता है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यस, इट इज़ वेरी मच क्लियर। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में से है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में हार्मनी है। ये किस तरह से हो सकता है? सबसे पहला एस्पेक्ट, एग्जीक्यूटिव क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कैसे क्रिएट हुई, एग्जिस्टेंस में कैसे आई? इसका जन्मदाता कौन है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन सा भाग इसका जन्मदाता है? लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम देश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस द पीपल नहीं, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ के बाद दावी है, हाउस ऑफ द पीपल। ओके, तो हाउस ऑफ द पीपल जो है लोकसभा है। वहाँ पे जो पार्टी मेजोरिटी में है, जो कोलिशन मेजोरिटी में है, उन लोगों को राष्ट्रपति निमंत्रण देते हैं कि आइए आइए सरकार बनाइए। वो सरकार बनाते हैं, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। संविधान में यही शब्द है, कैबिनेट का जिक्र नहीं है। तो इस तरह से इस एग्जीक्यूटिव का जन्म किससे हुआ? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से, लोकसभा से। इसमें मंत्री दोनों ही हाउसेस के हो सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा के। लेकिन मंत्री तो तभी होंगे ना मेरे बच्चों, जब प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री तभी होगा जब आपकी पार्टी को मेजॉरिटी सीट किस हाउस में मिलेंगी? लोकसभा में। ओके, फिर जब एक बार ही प्रधानमंत्री बन गया ना, फिर वो मंत्री दोनों हाउसेस से ले सकता है। एक बार ही जब प्रधानमंत्री बन गया, वो मंत्री दोनों हाउसेस से ले सकता है फिर। लेकिन प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिस पार्टी को मेजॉरिटी सीटें लोकसभा में मिली हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री भी लोअर हाउस का हो। पार्टी को मेजॉरिटी सीटें मिल गई लोअर हाउस में, लेकिन पार्टी को वो पर्सन अच्छा लगता है जो अपर हाउस का मेंबर है, राज्यसभा का। जैसे 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में HD देवे गौड़ा, जैसे 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये अपर हाउस के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि ये अपर हाउस से बिलोंग करने वाले मेंबर थे। ये भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, तो पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी मिली, फिर उसको अपर हाउस का पर्सन अच्छा लगा, उसने उसको बना दिया प्रधानमंत्री। ओके, तो सरकार बनाने की प्री कंडीशन है कि किस हाउस में मेजॉरिटी आनी चाहिए? लोकसभा में। और फिर सबसे पहले कौन आएगा, चुना जाएगा? सांसद दल का नेता, और वो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री किसी भी हाउस से हो सकता है। प्रधानमंत्री को आगे पूरी आज़ादी हो, किसी भी हाउस से मंत्री चुन सकता है। ओके, तो इस तरह से पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर। पहला रिश्ता एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से। क्या अमेरिका में ये हो रहा था? नहीं। दूसरा रिश्ता एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से। पार्लियामेंट में ये एग्जीक्यूटिव यदि पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई, यानी कि इन्हें समर्थन करने वाले वो सभी सांसद, यानी कि इनकी पार्टी मेजॉरिटी में थी या इनका कॉलिशन मेजॉरिटी में था, जब वो पार्टी या वो कॉलिशन माइनॉरिटी में आ जाएगा तो इस एग्जीक्यूटिव का क्या हो जाएगा?
हैं? हाँ, मतलब जब इनकी पार्टी माइनॉरिटी में आ जाएगी लोअर हाउस के अंदर, तो फिर इनका क्या हो जाएगा एग्जीक्यूटिव का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? हाँ, इनके खिलाफ फिर वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट कराया जाएगा कि अब इन पर कॉन्फिडेंस नहीं है संसद का, और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये नंबर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे कि ये मेजॉरिटी में है, और जैसे ही ये लोकसभा की मेजॉरिटी लूज़ कर जाते हैं वैसे ही इधर से इनसे एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रालय सरकार लूज़ हो जाती है, तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा संबंध है एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से संबंध है। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ये अपने सभी कामों के लिए जवाब कहाँ देते हैं जा कर के? पार्लियामेंट के फ्लोर पे, लोकसभा में, राज्यसभा में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्वेश्चन आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आर होता है, सब्सिडरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडजर्नमेंट मोशंस जैसी चीज़ें होती हैं, डेलिब्रेशंस डिस्कशंस होती हैं पार्लियामेंट में, सो दे आर समवेयर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, वाया पार्लियामेंट दे आर आंसरेबल टू द जनता, जनता को जवाब वहाँ दे रहे, क्योंकि जनता के चुने हुए नुमाइंदे वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो ये उनके प्रति बात वहाँ पर जा कर के जवाबदेह हैं। तो अपनी नीतियों के प्रति जवाबदेही इनकी, अकाउंटेबिलिटी इनकी कहाँ पर है? पार्लियामेंट में। और ये फिर इस हिसाब से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। जब पार्लियामेंट इनमें फेथ लूज़ कर देगी ये सत्ता में नहीं रहेंगे। जिनके प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके प्रति इनकी जवाबदेही है, जब वो इनमें फेथ लूज़ कर देंगे तो फिर ये एग्जिस्टेंस में, ये सत्ता में नहीं रहेंगे। ये भी देखिए कितना बड़ा, कितना इम्पोर्टेंट इनका एक रिश्ता है। सही बात है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े रहने के तो और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। मंत्री वहीं से उठाने हैं, वही पार्टी की सरकार बनेगी जो मेजॉरिटी में है पार्लियामेंट के अंदर, खासतौर पर लोकसभा पे, पर्टिकुलरली लोकसभा के अंदर जवाबदेहियाँ उनके प्रति बनती हैं। जो भी पॉलिसीज़ ये बनाएंगे वो सभी पॉलिसीज़ किसी न किसी लॉ पे बेस्ड होंगी। वो सभी लॉज जो हैं वो एक्ट की फॉर्म में कहाँ पर पास होंगे? पार्लियामेंट। जैसे देश भर में इस समय एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है फार्म लॉज का, किसान बिलों का, किसान से जुड़े कानूनों का। ओके, तो वो उसके तहत सरकार नीतियाँ बनाएगी, लेकिन वो कानून, वो विधान कहाँ बने हैं? वही लेजिस्लेचर में। तो वहाँ पर कानून बनते हैं, वो कानून सरकार को यानी कि एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर में कानून बनता है, वो एग्जीक्यूटिव को बना देती, ऑथोराइज कर देती है कि उस लॉ को अब वो क्या करे? एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूशन। तो दैट्स व्हाई द नेम इज़ एग्जीक्यूटिव। यानी कि वो क्या है? विधान पालिका क्या बनाती है? कानून बनाती है ना। विधायिका ही कहते हैं ना हम उसको, कानून बनाने वाली बॉडी। ये क्या है? कार्यपालिका, ये कार्य करती है। एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी, और आगे कौन है? न्यायपालिका, वो जुडिशरी। ओके, इस तरह से काम चलता है। तो वो ऑथराइज करते हैं, फिर ये काम करते हैं। इसलिए सरकारों को अपने एक्शंस के लिए कानून बनवाने पड़ते हैं, लॉज बनवाने पड़ते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इस तरह से भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, एक हार्मनी अचीव करने की, एक कोऑपरेशन का कंसेप्ट है, एक हार्मनी का कंसेप्ट है। इस तरह से देश में काम स्थापित किया गया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की निशानी होती है। ये कोशिश की गई कि इनमें मिनिमम कन्फ्लिक्ट क्रिएट हों। पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाने का कारण ये भी था इनमें कन्फ्लिक्ट्स ना हो, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिल करके चलें ताकि एक दिशा में अपन आगे बढ़ पाएँ, कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ही कम रहें। ओके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अभी मैंने ये कंसेप्ट तो पहले ही समझा दिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बनती। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट सिस्टम में हमने ये समझा था कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो वहाँ की कांग्रेस की मेंबरशिप नहीं रखते। वहाँ के प्रेसिडेंट वहाँ की कांग्रेस से नहीं आ रहे, वो सीधे जनता के द्वारा आ रहे हैं कि उनके नाम पर कितने मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज में पहुँचे। तो उस वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट चुने जा रहे हैं। तो उनकी फिर जवाबदेही वहाँ की कांग्रेस के प्रति नहीं रहती। इट इज़ अ नॉन रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। लेकिन इंडिया में आपके प्रधानमंत्री और मंत्रियों की उत्पत्ति ही हो रही है क्योंकि लोकसभा में उस पार्टी की मेजॉरिटी थी। इसकी वजह से आप लोगों की दायित्व जिम्मेदारियां भी उसी संसद के प्रति हो जाती हैं जिससे आपका जन्म हुआ। तो दैट्स वाई आप मेंबर हैं उन हाउसेस के, या राज्यसभा के, लोकसभा के, आपके पास डुअल मेंबरशिप है।
आप एक तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर भी हैं, एक तरफ पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। इसकी वजह से जनता ने सारा फेथ पोज किया है मेंबर पार्लियामेंट्स में, और जनता के उन रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रति आप जवाबदेह हैं, आप जिम्मेदार हैं, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस में रहेंगे। जब संसद का आप पर विश्वास नहीं रहेगा, आपकी सरकार गिरा दी जाएगी, आप ख़त्म हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ओके, चलिए, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कंसेप्ट भारत के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है या बुरा है, ये सही है या बुरा है? ये बहुत अच्छा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए भी हमने अपनाया क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में इतना बड़ा कंट्री का साइज़ था, पॉपुलेशन थी, इतनी सारी डाइवर्सिटी थी। हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो जनता में रह करके जनता को समझें, जनता जिन पर एक विश्वास जताए, जनता जिनसे जुड़ी है, जो जनता की समस्याओं को, मुद्दों को समझते हैं, उसे हल प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जनता में विश्वास जागृत करें स्वयं की शख्सियत को लेकर के, तो जनता फिर अपनी मत का दान उनके हित में कर दे। जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जा कर के बैठे पार्लियामेंट में, उनमें से कुछ लोग उठ करके सरकार का हिस्सा बने, और वो सरकार उन रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रति जिम्मेवार होनी ही चाहिए, क्योंकि वही रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सरकार से पूरा काम ले सकते हैं। जनता ने उन पर विश्वास जताया है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो नहीं सकती थी इस कंट्री में, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था, फिर डाइवर्सिटी भी बहुत थी कंट्री में। एक मत हासिल कर लेना हर एक कानून के ऊपर ही आसान नहीं होना था, ऑलवेज़ एक कैओस ही चलना था। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें हमने पहले ही अपना